इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम वाटर रिसोर्सेज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच में पानी को लेकर के जितने भी समझौते या विवाद हैं वो सभी डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये आपको हर मायने में योगदान देंगे, चाहे आप इन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जोड़ करके पढ़िए, चाहे अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तहत इन्हें रीसेंट डेवलपमेंट्स में होने वाले किसी भी करार के रूप में पढ़ते हैं, किसी एग्रीमेंट या ट्रीटी के रूप में पढ़ते हैं, आपको उसमें योगदान देंगे। फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में तो आपको ये कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। हमने भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र के विवाद को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत और नेपाल के बीच में वाटर सेक्टर को में जो भी कॉपरेशंस हैं हम उनको सबको समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। वाटर सेक्टर एरिया में क्या कॉपरेशंस हैं, उनमें कुछ नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ जो एग्जिस्टेंस में आई, दैट वन इज़ द शारदा बैराज, उसके बाद टनकपुर बैराज, उसके बाद पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात चल रही है। और इसी के लिए 1996 में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे महाकाली ट्रीटी कहते हैं। ये महाकाली ट्रीटी क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, हम समझेंगे। ये अभी तक एनफोर्स होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई, हम इसके बारे में समझेंगे। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों नहीं स्वीकार की जा रही दोनों मुल्कों के तहत, उसमें क्या खामियां, हम समझेंगे। भारत और नेपाल के बीच में पानी के मुद्दे दोनों मुल्कों की सॉवरेनिटी का मुद्दा कैसे बन जाता है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। नेपाल क्यों कहता है कि उसने खुद को हमेशा ठगा हुआ पाया भारत के हाथों, हम उसका पक्ष भी रखेंगे। हम सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो बहुत कवर होंगी। मैं लिखा हुआ महाकाली ट्रीटी से जुड़ा हुआ कंटेंट पढ़ाऊँ उसके पहले मैं आपको अपना वही यूजुअल तरीका आपको कुछ इमेजेस के वाया ले जाना चाहता हूँ। आप उन इमेजेस को देखिए ताकि जो लिखा है उसकी पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम नेपाल को किस तरह से रीजन्स में बांट के चलते हैं। तो ये आपके सामने नेपाल है, ठीक है, दिस इज़ नेपाल। आपने इसको कैसे बांटा, देखिए, वेस्ट टू ईस्ट नेपाल इस तरह से एक्सटेंड होता है। ओके, एक बार मैं आपको नेपाल को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी दिखा देना चाहता हूँ, पहले आप उसे उस मायने में देख लीजिए ताकि क्लैरिटी हो जाए। हम सब ये जानते हैं कि भारत आपके सामने, ये सारा ग्रीन कलर का भारत है, ये देखिए ये सारा ब्राउन कलर का दिस वन इज़ चाइना। चाइना का कौन सा हिस्सा, तिब्बत। फिर ये ग्रीन कलर का सारा और ये पर्पल कलर का, ब्लू कलर का सारा, ये इंडिया है। और ऐसे में चाइना और इंडिया के बीच में सैंडविच की तरह फंसा है नेपाल। तो नेपाल इंडिया के नॉर्थ में है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। सेकेंड चीज़, नेपाल इंडिया के साथ टोटल 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में नेपाल को वेस्टर्न साइड से इंडिया का स्टेट उत्तराखंड टच होता है। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो इंडियन स्टेट उत्तराखंड से टच होती है, आप देख पा रहे हैं, और ये 263 किलोमीटर्स की है। इसके बाद नेपाल की जो साउदर्न टेरिटरी है वो भारत के दो राज्यों से टच होती है, उत्तर प्रदेश के साथ 560 किलोमीटर एंड बिहार के साथ 729 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो इंडिया के दो स्टेट से टच होती है। एक नीचे से वेस्ट बंगाल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये रहा वेस्ट बंगाल के साथ टच होने वाला एरिया, दैट इज़ 100 किलोमीटर, और ये रहा भारतीय राज्य सिक्किम, दैट इज़ 99 किलोमीटर। तो सबसे छोटी बाउंड्री नेपाल की सिक्किम से टच होती है 99 किलोमीटर की, और सबसे बड़ी बाउंड्री नेपाल की बिहार के साथ टच होती है 729 किलोमीटर। तो कुल वेस्टर्न साइड पे देखें तो उत्तराखंड, साउदर्न साइड पे उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ईस्टर्न साउथ पे वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, सिक्किम वेस्ट बंगाल 2, बिहार यूपी 4 और उत्तराखंड 5, कुल 5 राज्य, 1 2 3 4 5 राज्यों से नेपाल घिरा हुआ है। भारत के ये 5 राज्य नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। 1751 किलोमीटर की कुल बाउंड्री शेयर होती है। हमने ये नेपाल देख लिया। अब मैं इसी नेपाल को बड़ा करता हूँ, वेस्ट ईस्ट जाते हैं, हम ज़रा उसे समझते हैं। इसे देखिए, अब हमने नेपाल को बड़ा कर लिया। अब आप इस फिगर में देखिए नेपाल सेक्टर वाइज कैसे बटा है या रीजन वाइज कैसे बटा है। सबसे पहले नेपाल में फार वेस्टर्न सुदूर पश्चिम, इसे हिंदी में सुदूर पश्चिम कहेंगे, फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन है। फिर मिड वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन है। फिर
वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन है, फिर सेंट्रल डेवलपमेंट रीजन है, फिर ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन है। तो इस तरह से नेपाल ने खुद को डेवलपमेंट रीजन्स में बांटा है। इस तरफ ईस्टर्न, ये सेंट्रल, ये वेस्टर्न, ये मिड वेस्टर्न, ये फार वेस्टर्न। हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, जिस ट्रीटी का जिक्र करने जा रहे हैं, वो ये जो वाइट कलर का रीजन है, जो अनकलर्ड है या कलरलेस है, एक तरह से वाइट कलर है, ये भारत ही है, भारत का राज्य उत्तराखंड है। तो नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर बना रही है ये एक रिवर, दैट इज़ महाकाली। तो हम इस महाकाली नदी से जुड़ी बात करने जा रहे हैं, जो कि फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन से एसोसिएटेड है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत से कुछ, नेपाल से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो भारत की ओर आती हैं, हमें उन्हें जानना ज़रूरी है, इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात होने वाली है। चलिए हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हुई नदियों को देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं कि एक नदी जिसका नाम यहाँ काली भी है, या इसे महाकाली भी कहा जाएगा। इस नदी को काली और शारदा भारत के उत्तराखंड में कहते हैं, तो इसे काली या शारदा भारत के लोग कहते हैं, और नेपाल के लोग इसे ही महाकाली कहते हैं। तो ये रिवर आप देख सकते हैं, दिस रिवर इस तरह से, अब देखिए ऊपर से आ रही है, इंडिया वाली साइड से आ रही है, ऐसा दिखाया गया, और ये नेपाल एंड इंडिया के बीच में प्रॉपर बॉर्डर बना रही है। लुक एट दिस बॉर्डर, ओके। और जैसे ही इसने नेपाल को छोड़ दिया, नीचे जा रही है, देखिए इसका नाम यहाँ शारदा लिखा हुआ है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ये एक नदी से मिली है। ये किस नदी से मिली है, ध्यान से देखिए, नेपाल ही से एक और नदी आ रही है जो नेपाल के भी पीछे से आ रही है, नेपाल के भी पीछे से आ रही है, दैट रिवर इज़ करनाली। ये करनाली रिवर इंडिया में एंटर होती है, और यही करनाली रिवर आगे जाएगी, यही घाघरा कहलाती है, यही घाघरा कहलाती है। तो इसी घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है ये शारदा। तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के हिमालय के तराई इलाकों से गुजरती हुई शारदा या महाकाली कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में जाकर के मिल जाती है घाघरा नदी से। तो महाकाली फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन जो है नेपाल का, वहाँ पर वेस्टर्न टेरिटरी, वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है भारतीय राज्य उत्तराखंड के साथ नेपाल की। यही महाकाली नदी भारत में काली या शारदा जानी जाती है। यही महाकाली नदी जब आगे बढ़ेगी, इसे भारत की नदी घाघरा से मिलना है। ये उत्तर प्रदेश के बहरीच में घाघरा से मिलती है महाकाली। ये घाघरा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में आके उसे मिलती है, क्योंकि घाघरा अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, दिस घाघरा अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी शारदा। और ये घाघरा अपने आप में नेपाल से आ रही है, और जिसका वहाँ पर नाम है करनाली। तो काली और करनाली, ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने देखी महाकाली, फिर हमने देखी करनाली, फिर हम आगे आए। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, अब देखिए एक नदी यहाँ पर, ध्यान से देखिए, दिस नदी इज़ त्रिशूली, दिस नदी इज़ त्रिशूली, समझ में आई। ये त्रिशूली नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पर ये नाम गलत इन्होंने प्रिंट कर दिया है। ये त्रिशूली नदी आगे बढ़ेगी और यही नारायणी के रूप में जानी जाएगी, और यही नदी भारत में गंडक के रूप में जानी जाती है। ओके, यही नदी आगे गंडक के रूप में जानी जाती है। तो भारत की गंडक, भारत में बहने वाली कोसी, बिहार में कोसी बहती है जो गंगा से जुड़ती है बिहार के कटियार में। ओके, इसी तरह से गंडक भारत में बहती है जो भी नेपाल से आ रही है। भारत में ही बहती है घाघरा जो कि नेपाल से ही आ रही है। भारत में ही आकर के जुड़ रही है शारदा घाघरा से, जो कि महाकाली के रूप में वहीं से आ रही है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो वहाँ से यहाँ आती हैं। मैं आपको कुछ और भी फिगर्स दिखाना चाहता हूँ, आप उसे भी देख लीजिए और क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इस तरह से रिवर सिस्टम बांटे हुए हैं नेपाल के, ये नाम रखे गए हैं। नाम क्या रखे गए हैं, देखिए ध्यान से, करनाली रिवर सिस्टम, जिसे घोघरा या महाकाली भी कहते हैं, घोघरा या महाकाली, क्योंकि यहाँ आने के बाद देखिए दिस इज़ करनाली। तो मैंने बताया था करनाली क्या कहलाती है भारत में, घाघरा। तो वेस्ट में दिस इज़ करनाली रिवर सिस्टम। कौन सा है करनाली रिवर सिस्टम, ध्यान से देखिए, दिस वन इज़ द करनाली रिवर सिस्टम। ये घाघरा के रूप में ये भारत में बह रही है, और भारत में उत्तर प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर फैज़ाबाद इसी के ऊपर है, घाघरा। घाघरा के वेस्ट में ही लखनऊ आता है। ओके,
सेकंड, आप यहाँ पर देखिए गंडकी यानी कि नारायणी रिवर सिस्टम। तो ये देखिए, ये गंडक नदी जिसे आप नारायणी नदी भी कहते हैं, ये इस तरह से बह रही है, दिस वन। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज़ द कोसी रिवर, कोसी रिवर। तो ये कोसी रिवर बह रही है। तो ये अलग अलग नदियाँ हैं जो नेपाल से भारत की ओर बहती हैं। नेपाली हिमालयन रीजन से आते हुए भारत में पेरेनियल वाटर फ्लो कंट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको कुछ इमेजेस और दिखाते हैं, उनको ध्यान से देखिए। कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए जाएंगे। पहले तो आप इस इमेज को देखिए कि ये कैसे जुड़ जाती हैं, ध्यान से देखिए। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं कोसी नेपाल के भी आगे से आ रही है और कोसी नेपाल से होते हुए गंगा में आके मिली। ये देखिए गंगा में आके मिल गई कोसी। अब आगे चलिए, आप देख सकते हैं ये देखिए गंडक, जैसे हमने क्या कहा था नारायणी, यह आकर के मिल रही है पटना में, बिहार के पटना में गंगा से। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दिस वन, दिस इज़ द घाघरा, आपने देखा। और घाघरा से यहाँ पर कौन मिली है, आपने देखा महाकाली, दैट इज़ महाकाली। इज़ दैट क्लियर? तो ये नेपाल की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो भारत में आ रही हैं। हमने आज के विषय में इस भारत और नेपाल की ये जो बॉर्डर नदी है महाकाली, हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। ओके, चलिए अब आप ये अब आप एक और इमेज देखिए। देखिए इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं नेपाल के। तो किस तरह से नेपाल को बेसिन्स में बांटा गया है। देखिए ये वेस्टर्न सेक्टर जो है कर्नाली महाकाली बेसिन में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए ये जो सेंट्रल है गंडकी बेसिन में बांटा गया है, ये कोशी बेसिन में बांटा गया है। और ऐसे में यहाँ पर अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं हमने भारत और चीन के ब्रह्मपुत्र संबंधों के तहत नेपाल में विकसित हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चमेलिया का जिक्र किया था। आपको उसी के नीचे यहाँ पर देखिए पंचेश्वर भी नज़र आ रहा है। हमने चमेलिया का जिक्र किया था, नीचे पंचेश्वर भी नज़र आ रहा है। ओके, इज़ दैट क्लियर? तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट फार वेस्टर्न रीजन से एसोसिएटेड है। ये हमने यहाँ पर अभी देखा। एक इमेज आपको और दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। ओके, ध्यान से देखिए। देखिए महाकाली नदी आ रही है नीचे की ओर, और उस महाकाली नदी पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। आपको तनकपुर बैराज नज़र आ रहा है, महाकाली पे तनकपुर बैराज नज़र आ रहा है, बिल्कुल भारत नेपाल के बॉर्डर पे ही है। और आपको उसके नीचे शारदा बैराज भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल भारत नेपाल बॉर्डर पर है। तो हमने क्या देखा, तनकपुर और शारदा बैराज महाकाली पर, और हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? हमने उनकी लोकेशंस देख ली कि नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो पहले शारदा आएगा, फिर तनकपुर आएगा, और ऊपर से नीचे की ओर तो हमने देख ही लिया। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। हम जब इश्यूज़ के बारे में अभी बात करेंगे तो कुछ डिटेल्स और रखेंगे। नेपाल की पानियों में क्या भूमिका है, वर्ल्ड का कितना % वाटर नेपाल के पास है, नेपाल की जनसंख्या के मुताबिक और उसके साइज़ के मुताबिक वो कितना अधिक है, नेपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, पन बिजली को लेके, हाइड्रो पावर को लेके, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बट पहले हम जिस मुद्दे पर हैं पहले उसे समझ लीजिए। हम ये शारदा, ये तनकपुर बैराज, सब कुछ को जो समय समय पर भारत के नेपाल के बीच में संधियाँ होती रहीं, जैसे 1920 की एक ट्रीटी के वाया शारदा बैराज क्रिएट किया गया, और उस समय तो भारत में अंग्रेजों का राज था, है कि नहीं? और समय आगे बढ़ा और फिर आज़ाद भारत में तनकपुर बैराज बना। क्लियर? तो उस समय से लेकर के अब तक ये जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या एग्रीमेंट्स या ट्रीटी होते रहे, अब इन सबको मिला करके फाइनली 1996 में एक फाइनल महाकाली ट्रीटी कर ली गई, जिसमें शारदा बैराज भी इंक्लूड हो गया, तनकपुर बैराज भी इंक्लूड हो गया, पंचेश्वर डैम आ जाएगा उसके अंदर, और इसको कहा गया है महाकाली ट्रीटी, जिसका मेन एजेंडा, सेंट्रल पीस है पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का विकास करना। पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का विकास करना, जिसमें पंचेश्वर डैम बनेगा, जिसका कई उद्देश्य होंगे। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इसलिए है कि बिजली पैदा करेगा,
इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, फ्लड कंट्रोल करेगा। सो इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो नाम है PMP, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एसोसिएटेड विद द महाकाली रिवर। टू इफेक्ट दिस प्रोजेक्ट हमने एक ट्रीटी साइन की, इंडिया और नेपाल ने 1996 में, दैट इज़ महाकाली ट्रीटी। जिस ट्रीटी का हिस्सा है ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए वो ट्रीटी साइन हुई। और इस ट्रीटी में पहले की सारी कॉपरेशंस सबस्यूम कर ली गई, उसी में डाल दी गई, जैसे कि शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, सब कुछ अब उसी का हिस्सा हो चुका है। ओके, 1996 में ये ट्रीटी जब साइन की गई उसके बाद ये एनफोर्स हो गई इमीडिएटली, लेकिन तब से अब तक आप देख सकते हैं लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है, ये ट्रीटी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ये भी एक फैक्ट है। ओके, तो इट इज़ नॉट वर्किंग। भारत और नेपाल लगातार लगा है कि ये वर्किंग हो सके। पहले थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानें ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। इंडिया नेपाल वाटर सेक्टर कॉपरेशन, शुरुआत है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, या जिसे आप कहेंगे महाकाली ट्रीटी। महाकाली शब्द अब क्लियर है कौन है? दैट इज़ द रिवर। यू नो अबाउट दिस रिवर। दिस इज़ द रिवर creating the boundary line between the Nepal and India. From the Indian side, the state is Uttarakhand, and from the Nepalese side, the far western region. So it's the western boundary. ऐसा कहा जाता है कि नेपाल महाकाली नदी से मेची नदी के बीच में है। नेपाल कहाँ से कहाँ है? वेस्ट में महाकाली नदी और ईस्ट में मेची नदी। 1814 से 1816 के बीच में भारत में तो उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो इधर से अंग्रेज और उधर से नेपाल के शासक, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, सगौली की संधि, द ट्रीटी ऑफ सगौली, जिसके तहत ही नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री महाकाली तय हुई और ईस्टर्न बाउंड्री मेची तय हुई। 1816 से ये समझौता एग्जिस्टेंस में है, सगौली की संधि की मदद से। ओके, तो महाकाली से मेची तक नेपाल है, इतना याद रखें, M to M। सो द वाटर सेक्टर कॉपरेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या महाकाली ट्रीटी। इंडिया एंड नेपाल साइंड अ महाकाली ट्रीटी इन 1996। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज द सेंटर पीस ऑफ द महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। कौन सा? पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसके तहत जितनी भी फील्ड इन्वेस्टिगेशन करनी थी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, वो फील्ड इन्वेस्टिगेशंस 2002 में कंप्लीट कर ली गई हैं और जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस के द्वारा ये कंप्लीट कर ली गई है। लेकिन जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, द DPR, वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाई है क्योंकि उस पर सहमति नहीं बन रही है। ओके, सो required field investigations for the project have been completed by a joint project office of both of the nations, the JPO, in 2002, but mutually acceptable detailed project report, that is DPR, is yet to be finalized. दोनों मुल्कों को जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकार्य हो, ऐसी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत थी, वो फील्ड इन्वेस्टिगेशन 2002 में जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस के द्वारा कर ली गई है। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी ज़रूरी होती है जो दोनों मुल्कों को स्वीकार्य हो, वो अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। ओके, क्योंकि दोनों मुल्कों की समय समय पर अपनी अपनी आपत्ति आ जाती है, ज़्यादातर नेपाल की। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ बाय नेशनल प्रोजेक्ट, द्विराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, ये दो मुल्कों का प्रोजेक्ट है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ अ बाय-नेशनल प्रोजेक्ट प्राइमरली एम्ड एट एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑगमेंटिंग इरिगेशन इन इंडिया एंड नेपाल। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, पन बिजली पैदा करना, और दूसरा इरिगेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, इरिगेशन, ताकि खेती बाड़ी हो सके, फूड सिक्योरिटी आ सके। इसका एक इंसिडेंटल रिजल्ट भी निकलता है और वो होगा फ्लड कंट्रोल, क्योंकि बैराज बना लिए जाएंगे तो फ्लड कंट्रोल भी हो जाएगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ महाकाली ट्रीटी, दिस पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ महाकाली ट्रीटी एंड द ट्रीटी इज़ कंसर्न्ड with the integrated development of the Mahakali river, Sharda Barrage, Tanakpur Barrage
एंड पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट। तो ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये महाकाली ट्रीटी का ही हिस्सा है। और ये महाकाली ट्रीटी क्या कर रही है, जितने अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबको इंटीग्रेट करेगी। तो महाकाली ट्रीटी का उद्देश्य क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना। और वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में कौन कौन इंटीग्रेट होने जा रहा है, महाकाली रिवर का विकास, शारदा बैराज इंक्लूडेड है, टनकपुर बैराज इंक्लूडेड है और पंचेश्वर डैम इंक्लूडेड है। ओके, ये सब कुछ महाकाली ट्रीटी के अंदर इंक्लूडेड है, जिसका उद्देश्य इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। और उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत सबसे मुख्य चीज़ जो बनाई जाएगी वो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ओके, क्लियर। चलो, पंचेश्वर मेन डैम, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तहत जो पंचेश्वर नाम का मेन डैम बनेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। पंचेश्वर मेन डैम इज प्रपोज्ड ऑन रिवर महाकाली दैट इज नोन एज रिवर शारदा एंड काली इन इंडिया। पंचेश्वर मेन डैम इज प्रपोज्ड ऑन रिवर महाकाली where the river forms the international boundary between the far western development region of Nepal and state of Uttarakhand in India। ठीक है, ये पंचेश्वर मेन डैम वहाँ बनेगा जहाँ पर ये महाकाली नदी पे बनेगा, जहाँ पर महाकाली भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बना रही है। नेपाल का फार वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन होगा वहाँ पे और भारत का राज्य उत्तराखंड होगा, हमने देखा। ओके, द डैम इज अराउंड 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सरजू विद रिवर महाकाली। जब महाकाली बह करके आती है उसे कई नदियाँ रास्ते में मिलती हैं, जैसे में एक नदी सरजू मिलेगी। सरजू और महाकाली मिलने के 2.5 किलोमीटर नीचे जाने के बाद ये डैम बनाया जाएगा। आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सरजू एंड महाकाली रिवर ये डैम बनेगा। ओके, उसके कॉन्फ्लुएंस के पहले नहीं। प्रोजेक्ट वुड कंप्राइज ऑफ, डैम किस चीज़ का होगा, प्रोजेक्ट वुड कंप्राइज ऑफ अ रॉक फिल डैम विद सेंट्रल क्ले कोर। एक रॉक फिल डैम होगा प्रॉपर, जिसका जो कोर है वो क्ले का होगा। ओके, इट्स अ रॉक फिल डैम। सो प्रोजेक्ट वुड कंप्राइज ऑफ अ रॉक फिल डैम विद सेंट्रल क्ले कोर एंड 2 पावर हाउस विद द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 4800 मेगावाट। तो एक डैम होगा इस प्रोजेक्ट के तहत और 2 पावर हाउस होंगे, महाकाली के दोनों तटों पे बनेंगे, अंडरग्राउंड पावर हाउसेस होंगे। पानी मूव करेगा, टर्बाइंस घूमेंगी। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4800 मेगावाट होगी इसकी। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद इस डैम से, दिस पंचेश्वर डैम से ठीक 27 किलोमीटर नीचे एक और डैम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा रूपालीगढ़। रूपालीगढ़ क्यों बनाया जाएगा, ये री रेगुलेटिंग डैम्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं पहाड़ों में इस मैनर में। कैसे बनाए जाते हैं, जैसे सपोज करिए जो इस प्रोजेक्ट का एक एम इरिगेशन देना भी है और एक उद्देश्य फ्लड कंट्रोल करना भी है। इरिगेशन कंसिस्टेंट मैनर में एक निश्चित सीमा में पानी मिलता रहे तो इरिगेशन होगा, है ना। एक डिटरमिन्ड अमाउंट जो आपने रखी है वो कंटिन्यूटी में मिलती रहे तो ही इरिगेशन हो पाएगा। हाउ विल यू अचीव दैट। तो होता यह है कि जैसे मान लीजिए पंचेश्वर डैम है, उसमें पानी आया, अब उसमें से पावर हाउसेस के लिए जितना पानी छोड़ना है हम तो उतना पानी छोड़ेंगे, है ना। वी हैव टू रिलीज दैट अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस डैम में पानी कई बारी बढ़े, कई बारी घटे, पीक अचीव हो सकती है। तो ये जो पीक फ्लो है इसको मैनेज करने के लिए थोड़ी दूरी पर जाकर के एक और डैम बना दिया, एक और रिजर्वायर बना दिया, ताकि पानी जब भी लगे पीक को अचीव करेगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा और वो आगे के रूपालीगढ़ रिजर्वायर में जाकर के स्टॉक होने लगेगा, जिसमें भी अच्छी खासी जगह है पानी स्टॉक करने की। उसके आगे पानी, रूपालीगढ़ से आगे पानी एक कंसिस्टेंट फ्लो में ही रिलीज़ किया जाएगा, जिससे कि इरिगेशन होती रहे, फ्लड जैसी परिस्थितियां ना बने। अदरवाइज़ आपने रूपालीगढ़ नहीं बनाया, सिर्फ पंचेश्वर डैम बनाया है, आप जब तक तो पानी का लेवल ठीक है, बिजली भी बन रही है और पावर हाउसेस से बिजली बनाने के बाद निकला हुआ पानी इरिगेशन कर रहा है। पावर हाउसेस में टरबाइन घुमाने के बाद जो पानी आगे बढ़ेगा वो सिंचाई करेगा। लेकिन अगर फ्लो पीक की ओर जा रहा है फिर क्या करेंगे, पावर हाउसेस को जो पानी चाहिए वो तो मिलेगा, आपको स्लूस गेट्स ओपन करने पड़ेंगे और फ्लड की परिस्थितियाँ बनेंगी, है कि नहीं। अदरवाइज डैम ब्रेच हो जाएगा। इससे बेहतर है आप फ्लो के पीक को रेगुलेट करते रहिए, कंसिस्टेंट अमाउंट में फ्लो देते रहिए। उसके लिए एक री रेगुलेटिंग डैम आगे जाके बना दिया गया, जो कि पहाड़ों में बनाए डैम्स की ज़रूरत हो जाती है। भाखड़ा नंगल डैम में भी ऐसी चीज़ आपको दिखेगी।
एक डैम पीछे, फिर एक डैम थोड़ा आगे जाके मिलेगा आपको छोटा। तो वो रीरेगुलेटिंग डैम में क्या होगा कि जब भी पंचेश्वर में पानी बढ़ा कुछ भी, वो छोड़ा जाएगा, आगे जाएगा, उस डैम में भी फिर काफ़ी जगह वो उसमें स्टॉक हो जाएगा। और ऐसे में उसके आगे जो पानी इरिगेशन के लिए छोड़ना है वो एक निश्चित मात्रा में छोड़ा जाता रहेगा। क्लियर? बस आप इसको इतना समझ लीजिए कि एक पंचेश्वर प्रोजेक्ट और आगे उसके एक रूपालीगढ़ भी लगेगा। सो a re-regulating dam at Rupaligarh is proposed around 27 km downstream of the main dam to even out peaking flows released from Pancheshwar for meeting downstream irrigation water requirement. तो पंचेश्वर पावर हाउसेस से बिजली बनने के बाद जो पानी छोड़ा जाएगा इरिगेशन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उस पानी के जो पीक फ्लोज हैं उन्हें इवन करने के लिए रूपालीगढ़ डैम भी बनाया जाएगा, ताकि इवन फ्लो ही बना रहे, अचानक से ऊपर नीचे ना हो पानी का बहाव। सो अ री-रेगुलेटिंग डैम एट रूपालीगढ़ इज प्रपोज्ड अराउंड 27 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द मेन डैम टू इवन आउट पीकिंग फ्लोज रिलीज्ड फ्रॉम पंचेश्वर फॉर मीटिंग डाउनस्ट्रीम इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। हेयर अब रूपालीगढ़ में भी 2 पावर हाउस बनेंगे क्योंकि पानी तो वहाँ भी आ रहा है। हेयर 2 पावर हाउसेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 240 मेगावाट आर इनविसेस्ड। तो 4800 मेगावाट की कैपेसिटी के 2 पावर हाउसेस बनेंगे पंचेश्वर डैम पे, और 240 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 2 पावर हाउस बनेंगे रूपालीगढ़ में। ओके, क्लियर हो गया? तो लगभग यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो गया 5000 मेगावाट के अराउंड बिजली बन रही है। द प्रोजेक्ट एम्स, क्या एम कर रहा है? प्रोड्यूसिंग हाइड्रो पावर फर्स्ट, सेकेंड एनहांस द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। कैसे? विद एडिशनल इरीगेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑगमेंटेशन ऑफ ड्राई सीजन फ्लोज। देखिए होता ये है कि मानसून सीज़न में तो अच्छा खासा पानी मिलता है, लेकिन उसके बाद पानी कैसे मिलता है? बर्फ़ के पिघलने से मिलता है। और ये सारा ड्राई सीज़न का समय है जब मानसून नहीं है। ऐसे समय में हम पानी को, मानसून के समय में जो पानी एक्सेस में मिला हमें, हम उन्हें अपने रिजर्वायर्स में, डैम्स में, बैराजेस में स्टॉक कर लेंगे, और ड्राई सीज़न के दौरान हम इवन मैनर में फ्लो रिलीज़ करते रहेंगे और राउंड द ईयर इरिगेशन मिलती रहेगी। राउंड द ईयर नेपाल को भी और भारत के कुछ इलाकों को भी इरिगेशन मिलती रहेगी। भारत के उत्तराखंड के क्षेत्रों को लाभ होगा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके के कुछ क्षेत्रों को लाभ होगा, और इसी तरह से नेपाल के कई इलाके जिसमें से उसका कंचना डिस्ट्रिक्ट का इलाका आता है, जिसे अब राउंड द ईयर इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा। तो इस तरह से ड्राई सीजन्स में पानी आपके पास उपलब्ध होगा, क्योंकि वेट सीजन्स में आपने पानी स्टॉक कर लिया, कंजर्व कर लिया इन द डैम्स, इन द बैराजेस, और अब आप उसे ड्राई सीजन में रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो राउंड द ईयर इरिगेशन मिल जाने की वजह से फूड प्रोडक्शन एनहांस होगा, इससे फूड सिक्योरिटी आएगी, लाइवलीहुड भी बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। तो दोनों मुल्कों को ये लाभ ही देने वाला है, ऐसा माना गया। सो द प्रोजेक्ट एम्स एट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो पावर, enhance the food grain production with additional irrigation resulting from the augmentation of dry season flows. Power generated will be shared equally between both the nations. जितनी भी बिजली पैदा होगी दोनों को समानता के आधार पर वो बिजली पे एक्सेस मिलेगा, यानी कि दोनों मुल्कों में 50-50% पावर शेयर होगी। इरिगेशन बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे दोनों को? उसके लिए पहले समझिए एनुअली कितना इरिगेशन हो पाएगा। एनुअल इरिगेशन होगा 0.43 मिलियन हेक्टेयर लैंड का। तो आप इन प्रोजेक्ट्स की मदद से एनुअली 0.43 मिलियन हेक्टेयर को इरिगेट कर पाएंगे। उसमें से नेपाल का हिस्सा कितना होगा? 0.17 मिलियन हेक्टेयर नेपाल में फॉल करेगा इरिगेशन लैंड, एंड 0.26 मिलियन हेक्टेयर यानी कि बचा हुआ सारा इलाका, उतना इरिगेशन एरिया भारत को मिलेगा। ओके, दैट विल बी इंडिया। भारत और नेपाल के कुछ इलाके इन रिजर्वायर्स में पानी जमा होने की वजह से सबमर्ज भी हो जाएंगे, डूबेंगे भी, कॉम्प्रोमाइज़ भी होंगे। फ्लड कंट्रोल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, किसकी वजह से? ड्यू टू द मॉडरेशन ऑफ फ्लड पीक। जो फ्लड का पीक फ्लो है हम उसको मॉडरेट कर देंगे, क्योंकि हमने डैम्स बना लिए हैं और हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन डू द मॉडरेशन ऑफ द फ्लड पीक, जिसकी वजह से फ्लड कंट्रोल भी होगा। तो ये मोटा मोटा सारा अभी महाकाली ट्रीटी के तहत, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के तहत एनविसेज किया गया था कि ये सब होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम कई समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़